हेलो स्टूडेंट्स। आज आपके सर अनुपस्थित हैं, इसलिए आज की क्लास ये वाली हमको लेने के लिए कहा गया है। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं न्याय दर्शन का प्रमाण मीमांसा। चूंकि आपका न्याय दर्शन चल रहा है, तो इसमें प्राण मीमांसा में क्या सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं? यस मैम। हाँ, तो आप लोग प्लीज अपना ऑडियो और वीडियो तब तक ऑफ रखिएगा जब तक ये लेक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, आप लोग अपने प्रश्न उत्तर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर अपन शुरू करते हैं न्याय दर्शन से। तो ये सब आप लोगों को जानकारी है कि न्याय दर्शन गौतम जी के द्वारा रचित किया गया दर्शन है। अब इसमें प्राण मीमांसा पर अपन विचार करने से पहले 3 बिंदुओं पर आते हैं। पहला बिंदु ये कि ज्ञान है क्या। चूंकि न्याय दर्शन हमेशा ज्ञान मीमांसा के लिए ही जाना जाता है। पहला है ज्ञान क्या है। दूसरा प्रश्न जिस पर ज्ञान दर्शन ने विवेचना की है वह है ये ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तीसरा, इसकी प्रामाणिकता क्या है, यानी ज्ञान क्या है, यह कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसकी प्रामाणिकता क्या है। इसी तरीके से ज्ञान में 2 तरीके से इनको विभक्त किया गया है। पहला यथार्थ ज्ञान और दूसरा अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान यानी कि आप इसको प्रमा कह सकते हैं, और अयथार्थ यानी इसमें आप इसको अप्रमा ज्ञान यानी अयथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान, जब कोई ज्ञान हमें प्राप्त होता है तो जाहिर है उसमें हमारी 5 इंद्रियों के साथ हमारे मन की भी भूमिका रहती है, यानी षडेंद्रियों की भूमिका रहती है। इसी संदर्भ में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के 4 तत्व हैं। प्रमाण मीमांसा में प्रत्यक्ष पहला प्रमाण, द्वितीय अनुमान, तृतीय आपका उपमान और चतुर्थ शब्द। अब इसमें हम आपको छोटी छोटी स्लाइड्स भी बताएंगे। आप चाहते हैं तो उन स्लाइड्स को आप आराम से लिख सकते हैं, जिससे कि आपको इस पूरे फ्लो चार्ट के रूप में ज्ञान मीमांसा के पूरे तत्वों का स्पष्ट जानकारी हो जाएगी। तो पहली स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं, उसके बाद अपना ये लेक्चर प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आप देखिएगा, भारतीय दर्शन के अनुसार प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, जिसमें न्याय दर्शन ने इन चारों ही प्रमाणों को स्वीकार किया है। अब अपन नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इसमें देखिए आप प्रत्यक्ष ज्ञान, ये लौकिक प्रत्यक्ष और अलौकिक प्रत्यक्ष। लौकिक प्रत्यक्ष में ये मैंने आपको पहले ही बताया कि आप इसको 5 इंद्रियों के साथ साथ अपने मन के द्वारा भी प्राप्त करते हैं। इसी तरह अलौकिक प्रत्यक्ष, जिसमें अपन बाद में चर्चा करेंगे, परंतु आप इसको चार्ट में आप लिख सकते हैं। सामान्य लक्षण अलौकिक प्रत्यक्ष के 3 भाग हैं। इसमें दूसरा ज्ञान लक्षण और तीसरा योगज लक्षण। इसको आप आराम से लिख लीजिएगा और उसके बाद अपन अलौकिक प्रत्यक्ष पर अंत में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट। इसमें देखिए ज्ञान हमारे 2 स्तरों पर प्रभावित हमें करता है। एक तो हमें अनुभव से ज्ञान होता है, एक हमें स्मृति से ज्ञान होता है। अनुभव से कैसे ज्ञान होता है? जिस विषय को हम पूर्व में देख चुके हैं या जान चुके हैं। जैसे हमने गाय को देखा और गाय को देखने के बाद अचानक ही हमारे सामने से एक नीले रंग की या गाय निकलती है, तो स्वतः हमारे मस्तिष्क में ये भाव उत्पन्न हो जाता है कि ये नील गाय है। या इसमें आप देखिए, जो प्रमा होती है उसमें प्रत्यक्ष रूप से हम देख पा रहे हैं। तो अनुभव हमको 4 तरीके से होता है। प्रत्यक्ष हमें सामने दिखाई दे रहा है। अनुमान, हम अनुमान करते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। अनुमान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण न्याय दर्शन में दिया जाता है कि जहां धुआं होता है वहां अग्नि जरूर होती है। इस प्रकार ये अनुमान ज्ञान के आधार पर हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। शब्द, जिससे कि सामान्यतः शब्द हमें सुनाई देते हैं हमारे कान जो कर्णेंद्रियां हैं उनके द्वारा, तथा हमें ये ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार अब अपन प्रारंभ करते हैं कि ज्ञान मीमांसा वास्तव में वस्तुवादी मीमांसा है। यानी इसमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा गया है कि ज्ञान हमेशा आगंतुक गुण है। ज्ञान हमेशा आत्मा में आता है। आत्मा को ज्ञान का आश्रय जरूर स्वीकार किया गया है, परंतु ज्ञान को आत्मा का आगंतुक गुण माना गया है। यानी उस ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, वो पूर्व से हमारे आत्मा में नहीं रहता, उसको हम प्राप्त करते हैं। यानी ज्ञान जो है वो स्वप्रकाश्य नहीं है,
अपितु विषय प्रकाशक है, यानी वस्तु देखने के बाद हमको वह ज्ञान प्राप्त होता है। न्याय दर्शन ज्ञान को अनुभव के आधार पर स्पष्ट करता है। अनुभव में भी अप्रमा जो ज्ञान है अपना, ये संशय, भ्रम और तर्क, इसमें जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है अयथार्थ रूप में, वो सशंकित होता है, कई बार भ्रमित करता है, और कई बार उसे प्राप्त करने के लिए हमें तार्किक मदद लेनी पड़ती है, तर्क करना पड़ता है, तर्कना क्षमता विकसित करके वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ अपन प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आप इस पूरे चार्ट को आराम से नोट डाउन कर लीजिए, तब तक अपन समझते हैं। इसमें हमने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किस प्रकार से ज्ञान हमको प्राप्त होता है और उस ज्ञान को प्राप्त करने में किस किस प्रकार से हमारे जो तत्व हैं वो सहयोगी होते हैं। यहाँ पर अनुभव स्मृति भिन्न ज्ञान है। इसमें अनुभव के दो भेद बताए गए थे, प्रमा एवं अप्रमा। अब हम प्रमा से प्रारंभ करते हैं। यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार किसी वस्तु का वह रूप जो कि ज्ञान अर्थात अनुभव है, जहां पर जो है उसे उसी ही रूप में प्राप्त करना, उसी ही रूप में जानना, यह प्रत्यक्ष या प्रमाण का प्रमा ज्ञान है। अप्रमा आपको स्पष्ट हो चुका है, संशय, तर्क, भ्रम के द्वारा प्राप्त होता है। अब इसमें यथार्थ ज्ञान के विषय में आपको एक स्लाइड अभी आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें इसके साथ वाली स्लाइड लेकर आना। हाँ जी, अब आप ये देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान, इसको आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए। प्रत्यक्ष ज्ञान में लौकिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान। शाब्दिक दृष्टि से और संकीर्ण रूप से प्रत्यक्ष से तात्पर्य है सामान्यतः आंखों के द्वारा देखा जाने वाला या प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान, परंतु व्यापक रूप में यदि देखा जाए तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही हमारा प्रमाण प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्न ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रियों का प्रत्यक्ष जब किसी वस्तु से होता है, उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वही प्रत्यक्ष का प्रमाण ज्ञान, प्रमाण का ही प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अर्थात भारतीय दर्शन में जो 5 इंद्रियां हैं, उनके साथ 6 इंद्रियों, षडेंद्रियों यानी मन के द्वारा प्राप्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान माना गया है। इस ज्ञान के अंतर्गत बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता है लौकिक ज्ञान में, और एक अभ्यंतर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान होता है जो सामान्यतः हमें दिखाई देता है और जिससे हमें ये प्रतीत होता है कि सामान्य वस्तु जो हमें दिखाई दे रही है वो स्पष्ट रूप से यही वस्तु है जो हमें दिखाई दे रही है। जबकि जो अभ्यंतर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ये आंतरिक रूप से हमें पूर्व में देखे गए किसी ज्ञान के द्वारा जो हमें अभ्यंतर प्रत्यक्ष होता है, उसके अंतर्गत हमको वह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जिसके कि कई यहाँ पे रूप आपको बताए गए हैं। संयोग, किसी दो वस्तु का संयोग, उनका संयुक्त समवाय। इस विषय में अपन पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। ये पहले आप इसको एक स्थूल रूप में समझ लीजिए कि बाह्य प्रत्यक्ष ज्ञान में ये चीजें समावेशित की जाती हैं। संयोग, संयुक्त समवाय, संयुक्त समवेत समवाय, समवाय, समवेत समवाय और वैशेषण विशेष भाव। प्रत्यक्ष में अलौकिक ज्ञान में 3 चीजें हैं, सामान्य लक्षण, ज्ञान लक्षण और योगज लक्षण। अब अपन यहां से प्रारंभ करते हैं कि निर्विकल्प प्रत्यक्ष क्या होता है। निर्विकल्प प्रत्यक्ष में यह प्रत्यक्ष की प्रारंभिक भाषा है। इसमें हम वस्तु का प्रत्यक्ष तो करते हैं परंतु समझ नहीं पाते हैं कि वस्तु क्या है। जैसे हमने किसी को दूर से देखा परंतु हमें यह आभास नहीं हो पाता कि वह वस्तु क्या है। जैसे कोहरे के समय हम किसी को दूर से आते हुए देख रहे हैं, चाहे वह हमारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, परंतु हम उसको पहचानने में कई बार गलती कर जाते हैं या स्पष्ट रूप से नहीं जान पाते हैं। तो यह आपका निर्विकल्प प्रत्यक्ष हुआ कि हम नहीं स्पष्ट कर पाते हैं कि वह कौन है। उसके बाद प्रत्यक्ष की दूसरी अवस्था है सविकल्प प्रत्यक्ष। इसके अंतर्गत इंद्रियों से प्राप्त जो संवेदना होती है उसको भी जोड़ दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आ रहा है और हमको ये आभास हो रहा है कि यह व्यक्ति का कद काठी, इसका कायिक स्वरूप वही है जो कि हमारे किसी परिचित प्रिय का है, जिसको कि हम जान रहे हैं, तो तुरंत ही हम उसको सविकल्प प्रत्यक्ष के द्वारा यानी पूर्व में प्रत्यक्ष किए प्रमाणों के द्वारा, फिर उसके जो स्वाभाविक कायिक स्वरूप जो हमको दिखाई दे रहा है उसके द्वारा हम अपनी बुद्धि विवेक से ज्ञान प्राप्त करते हैं कि यह वस्तु का स्पष्ट रूप से यही व्यक्ति है जो कि हमारा प्रिय जो भी व्यक्ति है
वही आ रहा है, उसका स्वरूप वैसा ही है, वो वैसे ही मोटा है, उसी की उसका चलने का तरीका या उसका वापस उसकी आवाज या जो भी है वो हमें स्पष्ट रूप से सविकल्प रूप से स्पष्ट प्रतीत हो जाती है कि यह सविकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान है। इसके बाद दूसरा स्लाइड आपने ये लिख लिया, अगर आपने नहीं भी इसको नोट डाउन किया है तो इसके बाद हम आपको ये स्लाइड पुनः दे देंगे, इसको आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो स्लाइड आपको दिखाई दे रही है इसको आप लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरी तरीके से प्रामाणिक और अप्रामाणिक ज्ञान का और ये जो 4 प्रमाण है इनके विषय में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसके बाद लौकिक प्रत्यक्ष में जब इंद्रिय सन्निकर्ष होता है तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु अलौकिक में हमको 3 चीजों पर ध्यान देना पड़ता है। ज्ञान लक्षण पर, जो कि पूर्व स्लाइड में आपने देखा था या लिखा होगा, सामान्य लक्षण पर और योगज अलौकिक प्रत्यक्ष पर। ज्ञान लक्षण क्या है? ज्ञान लक्षण अलौकिक प्रत्यक्ष द्वारा किसी वस्तु के उस गुण का ज्ञान होता है जिसका संपर्क इंद्रियों से नहीं होता, फिर भी हमें उससे गुण का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे बर्फ को देखकर आपको आभास हो कि ये ठंडा होगा, शायद ही कोई होगा जिसे बर्फ को देखकर, जैसे आप बर्फ की सिल्ली देख रहे हैं और आपके हृदय में एक सिहरन सी होगी या आपके मस्तिष्क में एक कंपन सी होगी जिससे आभासित होगा कि ये बहुत ठंडी है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको लगेगा कि अरे क्या चीज है, इस पे बैठकर देखते हैं या इसे छूकर देखते हैं, संभवतः ये गर्म होगी। ऐसा कदापि नहीं होता। तो जब हमें ज्ञान लक्षण का अलौकिक प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि आपको ठंडक दिखाई नहीं दे रही, ठंडक हमें आभासित हो रही है, परंतु बर्फ देखकर आभासित हो रही है। प्रत्यक्ष हमारी इंद्रियों के हमारी आंखों के द्वारा प्रत्यक्ष भाव हो रहा है कि यह बर्फ है, और उससे जो आभासित ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, ज्ञान लक्षण जिसे कहा गया है ठंडक का, तो वह स्पष्ट हमें ज्ञान देता है कि बर्फ ठंडी है। जैसे पुष्प को देखकर, आपने गुलाब के पुष्प को देखा, आपको स्वाभाविक रूप से उसकी सुगंध का एहसास हो जाता है, या आपके मस्तिष्क में ये तुरंत उद्भूत होता है कि ये बहुत सुगंधित पुष्प है, क्योंकि आपने उस पुष्प को देखकर ज्ञान लक्षण के द्वारा उस ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त किया है। ठंडक या सुगंध का कोई सामान्य प्रत्यक्षीकरण अपने इंद्रियों के साथ नहीं हुआ है। हमारी इंद्रियों ने सामान्यता उनको देखा नहीं है, परंतु फिर भी हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब दूसरे स्तर पर आता है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, पहले वाली स्लाइड, इससे पहले वाली स्लाइड में, इसमें हम देखते हैं, इसमें आप देखिएगा ज्ञान लक्षण जो है इसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से हमें ठंडक और सुगंध का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। सामान्य लक्षण यानी कि अलौकिक प्रत्यक्ष का ये तथ्य, इसके अंतर्गत हमने देखा कि सामान्य रूप से जो चीजें होती हैं वो विशेष में अनुसूयित होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सामान्य बातें होती हैं, जैसे हमने कहा कि मोटापा, तो सामान्यतः हमारे मस्तिष्क में सामान्य रूप से मोटापे का एक भाव है, हमारे अनुभव में है, हमने मोटी चीजें देखी हुई हैं, परंतु हमारे सामने अगर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो विशेष रूप से हम बता देंगे कि यह मोटा है, यह नहीं है। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान जो हमारे अनुभव के द्वारा हमने प्राप्त किया है, उसको जब हम विशेष में अनुसूयित करते हैं तो वह हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे हमने जब धुएं को देखा तो धुएं के सामान्य तत्व धूम्रत्व को भी देखा, यानी जो धुआं का जो एहसास होता है, जो धुआं हो रहा है, उसको हमने देखा, और इस सामान्य तत्व के आधार पर हमें अन्यत्र व्याप्त सभी धुओं का अलौकिक प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने आज धुआं देखा तो हम उसमें डिफरेंशिएट करेंगे कि वो वाला धुआं कैसा था, ये धुआं कैसा था, ये धुआं है कि नहीं है, ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार सामान्य जो शब्दावली होती है, जो सामान्य प्रत्यक्ष होता है या जो सामान्य अनुभव होता है, वह हमारे मस्तिष्क में रहता है, और जब हम उस विशेष किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति से प्रत्यक्ष भाव होते हैं तो हमें वह आभासित और अनुभव होता है कि यह वही है। इसी प्रकार योगज, ये आपका योगज प्रत्यक्ष या अलौकिक प्रत्यक्ष का एक तीसरा भेद है। यह योगाभ्यास से प्राप्त होता है। योगियों को योग शक्ति के द्वारा दूर से दूर बैठी हुई जो वस्तुएं हैं उनका अनुभव हो जाता है। जैसे आप इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, आपने अनुभव किया होगा, कई बार टेलीपैथी होती है, कई बार हमारे मस्तिष्क में या हमारे ध्यान में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जिससे कि हमको लगता है कि ये कुछ ऐसा हो रहा है,
कुछ समय बाद हमें प्रतीत होता है कि वैसा हुआ या वैसा हो रहा था उस टाइम जब हम उसको अनुभव कर रहे थे। तो यह योगज प्रत्यक्ष होता है। ये सामान्यतः सभी ने अनुभव किया होगा, जिसको हम टेलीपैथी भी कहते हैं, कि कभी हम किसी चीज के विषय में सिर्फ कल्पना करते हैं या अपने किसी प्रिय के विषय में सोचते हैं, अपने बंधुओं के विषय में, अपने माता पिता के विषय में, या अपने राष्ट्र के विषय में, समाज के विषय में, परिवार के विषय में, तो स्वतः एक भाव, एक कुछ ऐसी भावनाएं हमारे अंदर जन्म लेती हैं। संभवतः यह अनुभव सबने किया होगा, किसी में यह ज्यादा होता है और किसी में ये कम होता है। और ये बात बहुत आश्चर्यजनक है, और यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस विषय पर रिसर्च भी चल रही है। ये जो टेलीपैथी है ये किन लोगों को होती है और कैसे लोगों, जैसे इंट्यूशन भी कहा जाता है, कैसे हमें इंट्यूशन का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वास्तव में ये कहा गया है कि ये योगी जो होते हैं, जो योग करते हैं, जिसमें कि 3 स्तर होते हैं, हमारा मन, बुद्धि, आत्मा, इनको जब केंद्रित करके हम किसी विषय पर सूक्ष्म अवलोकन करते हैं या केंद्रीय स्तर पर ध्यान मग्न हो जाते हैं, तब हमें उससे संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। परंतु कभी कभी सामान्यता भी हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो कि बहुत योगी प्रवृत्ति के व्यक्ति नहीं होते हैं, उनको भी ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो इस विषय पर रिसर्च भी चल रही है, और यह बहुत अच्छा एक इंगित है, एक बहुत अच्छा रास्ता, मार्ग प्रशस्त हो रहा है कि इसमें ज्ञान के जो ये स्तर हैं, उनमें न्याय दर्शन की जो भागिता, जो सहभागिता है, या जो उनका प्रदर्शन है, उसी विषय पर शोध कार्य आगे अग्रगामी है। इस 2-3 बातें और भी हैं, जिसमें कि वेद, ये आपके न्याय दर्शन में वेदांत दर्शन, शंकर जी के दर्शन के साथ भी इसकी तुलना की गई है। इसके बाद इनकी तुलना बौद्ध दर्शन में भी की गई है। परंतु अगर हम किसी भी विषय को बहुत विस्तृत स्तर पर रखेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो संभवतः उसका संपूर्ण भाग नहीं ग्रहण कर पाएंगे। इसीलिए अपने यहाँ बहुत आराम से इसको पूर्ण रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ आपने क्या समझा? यहाँ आपने समझा कि न्याय दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? गौतम जी ने किया था। उसके बाद यह एक ज्ञान मीमांसीय दर्शन है। इसके अंतर्गत, ज्ञान मीमांसीय दर्शन के अंतर्गत क्या होता है कि ज्ञान क्या है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और जो ज्ञान प्राप्त किया गया है उसकी प्रामाणिकता क्या है। 3 स्तर पर इसकी विवेचना की जाती है। और यह जो ज्ञान है ये आत्मा का आगंतुक गुण माना गया है। ये प्रश्न कई बार हमारे प्रतियोगिता में, प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उनमें पूछा जाता है कि न्याय दर्शन में ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि ज्ञान आत्मा का आगंतुक गुण माना गया है, और ज्ञान स्वप्रकाश्य नहीं है, स्वतः ज्ञान नहीं होता। ज्ञान विषय केंद्रित है, विषय प्रकाशक है। विषय को देखने के पश्चात अनुभव के आधार पर हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और अनुभव में भी 2 प्रकार के भेद माने गए हैं, एक प्रमा और एक अप्रमा। प्रमा में भी 4 हैं। 4 कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यहाँ पर आपका जो अप्रमा ज्ञान है उसमें संशय, विपर्य और तर्क, भ्रम, ये 3 को। तो इस प्रकार आप इन सब चीजों को स्पष्ट रूप से अपने मस्तिष्क में याद कर लीजिए। अब हम आगे आते हैं अनुमान पर। न्याय दर्शन में अनुमान ज्ञान का महत्वपूर्ण इसका अलौकिक स्वरूप इसका दिखाई देता है, क्योंकि संभवतः अनुमान के द्वारा ही, क्योंकि प्रत्यक्ष, आपने कोई चीज प्रत्यक्ष रूप से देखी, उसके बाद आपको वो ज्ञान तब प्राप्त होता है जब आप उसका मिलाप करते हैं। मिलाप आप अनुमान के स्तर पर करते हैं, क्योंकि पूर्व में जो आपको अनुभव हो चुके होते हैं उनका आप आभास करते हैं, उसके बाद अनुमान करते हैं कि ये होगा। इसका जिस प्रकार आपने रात में खूब सब जगह आपने देखा कि धरती गीली, सड़क गीली, सभी ओर पानी पानी दिखाई दे रहा है, तो आप ये अनुमान लगाते हैं कि संभवतः रात्रि में बरसात हुई होगी। तो अनुमान का महत्वपूर्ण यहाँ पर रोल है हमारे ज्ञान को प्राप्त करने में न्याय दर्शन के अंतर्गत। अब अनुमान को अपन प्रारंभ करते हैं। चार्वाक दर्शन को छोड़कर अन्य सभी जो भी भारतीय दर्शन हैं, न्याय दर्शन विशेष रूप से, वो अनुमान को यथार्थ ज्ञान प्राप्ति में साधन के रूप में स्वीकार करता है। और अनुमान को 2 रूप से, अनु यानी कि पहले, और मान का अर्थ है ज्ञान, यानी पहले देखे गए ज्ञान के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना, पहले देखे गए अनुभव के द्वारा आधार पर ज्ञान प्राप्त करना। तो पश्चात तथा मान का अर्थ ज्ञान, या अर्थात इसका अनुमान, किसी चीज का अनुमान करना, पहले देखे हुए ज्ञान के आधार पर
पश्चात ज्ञान को प्राप्त करना अनुमान। अन्य शब्दों में पूर्व ज्ञान के पश्चात और उसी पर आधारित होकर होने वाले ज्ञान को अनुमान कहते हैं। और अनुमान के अंतर्गत जैसे हम एक पहाड़ी पर धुआं देख रहे हैं, तो हम उस धुएं को देखकर यह अनुमान लगाते हैं कि वहां पे अग्नि प्रज्वलित हुई होगी या हो रही है। आग का ज्ञान हमें तब होता है जब हम धुआं देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, आप ये देखिए अनुमान के अवयव, इसमें थोड़ा ब्लर है लेकिन समझने के लिए पर्याप्त है। इसमें नंबर 1 हेतु, नंबर 2 साध्य, नंबर 3 पक्ष। धुएं और आग के बीच जो अनिवार्य संबंध है यानी कि व्याप्ति, उसका ज्ञान हमें होता है। इस व्याप्ति के आधार पर ही हमने पहाड़ी में धुएं को देखकर आग का ज्ञान प्राप्त किया है। इस उदाहरण में धुआं हेतु है, धुआं मतलब वो माध्यम है, हेतु मतलब माध्यम, और साध्य तथा पहाड़ी पक्ष को निर्धारित करते हैं। साध्य मतलब पहाड़ी से हम देख रहे हैं। और इसके बाद अनुमान में जो 3 अवयव हैं, ये हेतु का प्रत्यक्ष करके अनिवार्य संबंध के आधार पर पक्ष में साध्य का ज्ञान प्राप्त करना अनुमान कहलाता है। साध्य क्या है? यह ज्ञान प्राप्त करना कि वो तो वहां अग्नि होगी, यह हमारा साध्य है। जो प्राप्त किया, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया वह साध्य है। इसमें आप अनुमानों के प्रकारों का वर्गीकरण देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ये अनुमान, अनुमान का ये चार्ट आप बना लीजिएगा। अनुमान में ज्ञान के प्रयोजनार्थ और व्याप्ति के आधार पर। न्याय दर्शन में अनुमान के प्रकार बताने के लिए 2 वर्गीकरण किए गए हैं। इसमें एक स्वार्थ अनुमान है और एक परार्थ अनुमान है। ज्ञान के प्रयोजनार्थ आप देख रहे होंगे, एक स्वार्थानुमान है और एक परार्थानुमान है। इसमें स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान के अंतर्गत 3 और स्पष्ट हैं। इसमें प्रतिज्ञा, हेतु, ये परार्थानुमान में है। स्वार्थानुमान में ये हम यहाँ पर आपको आप लिख लीजिए कृपया करके। स्वार्थानुमान में भी 3 है, पूर्ववत, ये व्याप्ति के आधार पर है। अपन अभी स्वार्थानुमान पर ही चलते हैं। प्रथम वर्गीकरण के अंतर्गत जो अनुमान स्वयं के लिए किया जाता है उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे हमने कोई किसी चीज को हमने देखा और उसके बाद हमने अपने ही लिए कोई अनुमान लगाया, तो वो स्वार्थानुमान है। परार्थानुमान में जब हम सामने किसी वस्तु को देखकर उसके आधार पर अनुमान लगाकर कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, ये उवनय नहीं है, ये उपनय है, उपनय तथा निगमन का प्रयोग करते हुए अन्य को ज्ञान प्राप्त कराने के लिए किया जाता है, उसे परार्थानुमान कहते हैं। न्याय दार्शनिकों के अनुसार परार्थानुमान का चौथा चरण उपनय है, जो कि साध्य का ज्ञान प्राप्त कराता है। और इसके अंतर्गत आप द्वितीय वर्गीकरण में जब आप देखेंगे, इसमें आप प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन, इसमें प्रतिज्ञा आपने कोई चीज पहले से देखी हुई है, उसको आभासित करते हैं। हेतु वह माध्यम है, दृष्टांत जिसको आप देख रहे हैं, उपनय जो कि ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा, और निगमन जो आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात द्वितीय वर्गीकरण पर अपन आते हैं, जो कि व्याप्ति के आधार पर होता है। इसमें प्रत्यक्ष करके कार्य के होने का अनुमान किया जाता है। किसी चीज का जब हम प्रत्यक्ष करते हैं तो हमें अनुमान होता है कि उसे हमने पहले कहीं देखा हुआ है। तो यह हमारा प्राचीन न्यायिकों के अनुसार पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतः दृष्टा माने गए हैं, और नव न्यायिकों के अनुसार केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी माने गए हैं। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इस चार्ट को अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो ये बहुत आसान और सहज होगा कि इनका प्रत्युत्तर आप दे पाएंगे। जो कि ओटी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत सामान्यतः ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जब कार्य का प्रत्यक्ष करके कारण के होने का अनुमान किया जाता है तो उसे शेषवत अनुमान कहते हैं, और जब कारण का प्रत्यक्ष करके कार्य के होने का अनुमान किया जाता है तो उसे पूर्ववत अनुमान कहते हैं। कारण मतलब कि हमने बरसात देखी और हमने कारण देखा और हमने अनुमान लगाया, कारण का प्रत्यक्ष करके कार्य होने का हमने अनुमान लगाया कि वर्षा हुई होगी। इसी प्रकार जब कार्य का प्रत्यक्ष करके कारण के होने का अनुमान लगाया जाता है
तो उसे शेषवत अनुमान कहते हैं। जैसे आप वर्तमान में इसको अभी के हिसाब से लीजिए, आप मास्क मत पहनिए, आप ग्लव्स मत पहनिए, और आप या कोई भी व्यक्ति और सामान्यतः वह भीड़ में जाए और हर प्रकार से अपने आप को शो करे कि वो सुपर ह्यूमन बीइंग है, उसे कुछ नहीं हो सकता। तो आप उसकी प्रतिक्रियाओं को देखकर, उसकी गतिविधियों को देखकर, उसकी स्वाभाविक बातों को और उसके रोज के व्यावहारिक कार्य व्यवहार को देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसको कोरोना होने का डर है, भय है। वह कोरोना संक्रमित होने के लिए बहुत आसान है। तो ये हमने शेषवत अनुमान, हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, इस प्रकार का कार्य कर रहा है, तो संभवतः इसको ये हो सकता है। जब कार्य का प्रत्यक्ष करके कारण के होने का अनुमान किया जाता है तो उसे शेषवत कहते हैं। कार्य मतलब जो वो कार्य कर रहा है, वो अपनी गतिविधियां कर रहा है, और चूंकि कोरोना का कारण ही यही है, तो हमको इस आधार पर शेषवत ज्ञान की प्राप्ति होती है। अनुमान कहते हैं जब दो वस्तुओं का साहचर्य होता है तथा जिस साहचर्य को हम प्रायः देखते हैं। दो चीजें हमेशा, जैसे आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति बहुत मोटा है, तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि उसके जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो संभवतः अनुचित होंगी। हाँ, आप में से किसी के मस्तिष्क में यह प्रश्न भी आ रहा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मोटा होता है परंतु उसकी ईटिंग हैबिट्स उतनी खराब नहीं होती, या उसके भोजन को उसका दोष नहीं दिया जा सकता, तो उसमें मेडिकेशन होता है। कई बार इस प्रकार के रोग से ग्रसित होते हैं कि जो मेडिकेशन किया जाता है, जो उनको दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं, उनसे स्वतः वह मोटापे की तरफ अग्रसित हो जाते हैं। जैसे थायराइड या कई प्रकार की बीमारियां हैं। तो संभवतः हम जब दो चीजों के बीच में किसी प्रकार का संबंध महसूस करते हैं, जब हम दो बातों, दो विचारों के बीच में किसी प्रकार का आपसी साहचर्य अनुभव करते हैं, तब हम अनुमान के आधार पर पहुंचते हैं। और वही व्याप्ति होता है, चूंकि ऐसा होने से ये हो सकता है, या ये हुआ होगा, या ये होता है। इसमें ऐसा होने से, कैसा होने से, वह व्याप्ति है। जिस साहचर्य को हम देखते रहते हैं और सामान्यतः उसका हम सामान्यतः दृष्टा, ये जो सामान्यतः दृष्टा है, हम उसका अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा है तो ऐसा हुआ होगा। कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में अव्वल आता है, या उसे क्वालिफाई कर लेता है, या किसी अपने जो एजुकेशन, जो भी उसका संबंधित शैक्षिक गतिविधियां, उसमें अगर वो अग्रणी आ जाता है, तो हम स्वभावतः ही अनुमान लगाते हैं कि हाँ, ये पढ़ता था, ये सदैव अपना पढ़ाई के प्रति ज्यादा अग्रसर रहता था, अतः ये उस पर पहुंचा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कभी भी नहीं पढ़े और कभी किसी प्रकार से पुस्तक ना खोले और हम अंदाजा लगा ले कि अरे तुम तो टॉप कर जाओगे, तो ये नहीं होता। हमारा अनुमान हमारे अनुभव, पूर्व अनुभवों पर आधारित रहता है, जिससे हम भविष्य की या वर्तमान की कल्पनाएं या ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुमान के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। दो वर्गीकरण के अतिरिक्त नव न्यायिकों ने अनुमान को एक 3 प्रकार के में माना है। एक केवल अन्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी। जब हेतु और साध्य के बीच भावमूलक साहचर्य के आधार पर व्याप्ति स्थापना करके इस व्याप्ति के आधार पर साध्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो इसे केवल अन्वयी अनुमान कहते हैं। जब अभावमूलक साहचर्य के आधार पर व्याप्ति स्थापना करके इस व्याप्ति के आधार पर साध्य का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो इसे केवल व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। जब व्याप्ति स्थापना भावमूलक तथा अभावमूलक साहचर्य दोनों के आधार पर, व्याप्ति के आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है, तो इसे अन्वय व्यतिरेकी अनुमान कहा जाता है। आपको जो भी प्रश्न इससे संबंधित पूछने हो, इसके बाद आप पूछ सकते हैं। पहले अपन अपना जो संबंधित ये चैप्टर है, इसको अपन समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद अपन प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप आगामी समय में भी इस प्रकार के नोट्स चाहेंगे, तो सर के माध्यम से आपको ये सारे नोट्स हम दे सकते हैं। परार्थ अनुमान को 5 ये क्रमबद्ध वाक्यों में प्रकाशित किया गया है। इन वाक्यों को अवयव कहा जाता है। आप ये जो देख रहे हैं स्लाइड में, इसमें 5 अवयव अनुमान भी होते हैं। ये 5 अवयव हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। इसके अंतर्गत पक्ष में साध्य के होने का ज्ञान कराया जाता है। माना हम पहाड़ पर आग को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसा करने से पूर्व सर्वप्रथम हम
अन्य के सामने स्पष्ट रूप से प्रकाशित करते हैं कि पहाड़ पर आग है। यह निर्देश प्रतिज्ञा है। हमने एक निर्देश दिया, पहाड़ पर अग्नि है, यह प्रतिज्ञा है। हेतु, जिस हेतु से साध्य का अनुमान होता है उस हेतु का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के लिए पहाड़ पर आग को सिद्ध करने के लिए हम पर्वत पर उठ रहे धुएं का वर्णन करते हैं, यानी हमारा जो धुआं है वह व्याप्ति है, वह माध्यम है। इसके बाद आता है दृष्टांत। इसके अंतर्गत व्याप्ति का उल्लेख एवं उसकी पुष्टि में, ये संभवतः स्लाइड कुछ डिस्टर्ब हो रही है, आप नेक्स्ट स्लाइड। जब तक स्लाइड सेट हो रही है आप लोग सुनिएगा। अनुमान, ये अनुमान के अवयव हैं। इसके पश्चात जब तक स्लाइड सेट होती है हम आगे बढ़ते हैं। अनुमान से संबंधित स्लाइड लगानी है। दृष्टांत, इसके अंतर्गत व्याप्ति का उल्लेख एवं उसकी पुष्टि में दिए उदाहरण का उल्लेख किया जाता है। माना हमें सिद्ध करना है कि पहाड़ पर आग है क्योंकि पहाड़ पर धुआं है, तो हमें दृष्टांत देना होगा कि रसोई में जब जब हमने धुआं देखा तब तब आग थी। अतः धुएं और आग के बीच एक अनिवार्य संबंध है। इससे पहले की हाँ जी, यही आप इसमें इसको नोट डाउन कर लीजिए। उपनय दृष्टांत के माध्यम से हेतु और साध्य में व्याप्ति दिखाने के पश्चात अब अपने पक्ष अर्थात पहाड़ पर हेतु अर्थात धुआं दिखलाना ही उपनय है। निगमन, इसके अंतर्गत साध्य के सिद्ध होने का प्रतिपादन किया जाता है, अर्थात पर्वत पर आग है। हमें यह सिद्ध करना था जो कि सिद्ध हो गया। निगमन क्या था हमारा? जो ज्ञान हमें सिद्ध करना था। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की असुविधा हो रही हो या कुछ आप बीच में अपने प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स पे नोट डाउन करते जाइए, उसको हम देख लेंगे। क्योंकि तकनीकी रूप से कुछ चीजें व्यवस्थित होती भी हैं और नहीं भी होती हैं, इस पे हमारा किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। तो इसे आप नोट डाउन करते रहिएगा, जितना आपको समझ आ रहा है उतना आप लिखते जाइए स्लाइड्स देखकर। न्याय दार्शनिकों के अनुसार परार्थ अनुमान का जो चौथा चरण उपनय है वही तृतीय लिंग परामर्श कहलाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसी के द्वारा हमें साध्य का ज्ञान प्राप्त होता है और यह तृतीय लिंग परामर्श ही हमें अनुमान कराता है। न्यायिकों के अनुसार परार्थ अनुमान का जो स्वरूप है इसमें प्रथम एवं पांचवा तथा दूसरा एवं चौथा वाक्य समान है। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा समझने पे। संभवतः यदि पुनः हमें ये सौभाग्य मिलता है अभी कक्षा लेने का तो हम इसको ब्लैक बोर्ड में आपको डिटेल में समझाएंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप ये देखिए परार्थानुमान में आप ये देख लीजिए, इसमें पर्वत पर आग है। उदाहरण से आपको क्योंकि वहां धुआं है यह चिन्ह भेद, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है यह उदाहरण। पर्वत पर धुआं है यह उपनय, इसलिए पर्वत पर आग है यह निगमन। ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ ऐसे फ्लो चार्ट जो होते हैं उसमें कुछ पॉइंट्स टू बी रिमेंबर करके कुछ एक कॉलम बनाइएगा आप, उसमें संबंधित विषय सामग्री जो आपको पढ़ाई जा रही है या आप जो अध्ययन कर रहे हैं उससे संबंधित जो लेफ्ट हैंड साइड पर आप उसका फ्लो चार्ट या माइंड मैप बना लिया करिए। तो उससे आप अपने पूरे जो आपका कलेवर है, मान लीजिए वो 20 पन्नों का है, उससे संबंधित जब आप फ्लो चार्ट बना लेंगे या उससे संबंधित आप माइंड मैप बना लेंगे तो आप देखेंगे कि वो 20 पन्नों का कलेवर आपको स्वतः कितनी आसानी से याद भी हो जाता है, समझ में भी आ जाता है और आप उसे व्यक्त भी कर सकते हैं। तथा जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके साथ साथ जो सब्जेक्टिव आंसर्स होते हैं उनमें मतलब जो डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है आप वो भी बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो सदैव याद रखिए कॉपी में हम राइट हैंड साइड हमेशा
अपना कलेवर जो हमें लिखना है वो लिखते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हम माइंड मैप या फिर अपना फ्लो चार्ट। ये स्लाइड कुछ नेट कनेक्शन है जिसके भी द्वारा थोड़ा हैंग हो रही है, तो संभवतः हम इसको बंद कर देंगे, लेकिन जब आप चाहेंगे तो इसे पुनः लेकर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें कॉग्निटिव नंबर 8 स्लाइड प्लीज। Remove the mouse and now अपन कंटिन्यू करते हैं, तब तक स्लाइड आपको 8 नंबर स्लाइड आपको दिखाई जा रही है। 8 नंबर 9, आप 11 नंबर प्लीज लगाइए। थैंक यू, थैंक यू। आप इसे देखते रहिएगा, इसको लिखते रहिएगा। हाँ जी। न्यायिकों के अनुसार परार्थानुमान का जो स्वरूप है, इसमें प्रथम एवं पांचवा तथा दूसरा एवं चौथा वाक्य समान है। ये जो इससे पूर्व आपको स्लाइड दिखाई थी परार्थानुमान की, उससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि क्या इसका तात्पर्य है। यहाँ पर एक चीज स्पष्ट करने योग्य है कि व्याप्ति क्या होती है। व्याप्ति को अपन समझते हैं, प्रम प्रकार के ज्ञान के रूप में अनुमान प्रमाण की जो वैधता होती है, उसे चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त भारतीय दर्शन के सभी संप्रदाय स्वीकार करते हैं। और अनुमान ज्ञान व्याप्ति पर आधारित है, ये अपन को इतने वक्तव्य से समझ में आया। व्याप्ति अनुमान का प्राण है। व्याप्ति जब हम अनुमान करते हैं तो जिस आधार पर अनुमान करते हैं कि ऐसा होता है, यहां पर ऐसा है, अतः ऐसा हुआ होगा, यह ज्ञान है। तो जिसके आधार पर हम अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं, वह व्याप्ति कहलाता है। अनुमान ज्ञान व्याप्ति पर आधारित है और व्याप्ति अनुमान का प्राण है। व्याप्ति के अभाव में अनुमान का ज्ञान संभव नहीं है। अनुमान की प्रणाली में व्याप्ति महत्वपूर्ण है और व्याप्ति से तात्पर्य है हेतु एवं साध्य का व्यापक संबंध। यह हेतु एवं साध्य का जो अनौपाधिक जो साहचर्य संबंध है, जैसे जहां जहां धुआं है वहां वहां आग होती है। इस कथन में एक व्याप्ति वाक्य है। यह वाक्य धुएं एवं आग के मध्य साहचर्य संबंध को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हेतु एवं साध्य में जो स्वाभाविक अविच्छेद एवं व्यापक संबंध होता है, अविच्छेद का मतलब हुआ जिस संबंध को हम तोड़ नहीं सकते, जो अविच्छेद है, जो आपस में अवसंभावी है कि ऐसा है तो ऐसा ही हुआ होगा, जो अविच्छेद एवं व्यापक संबंध होता है, उसे हम व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति संबंध में संबंधित पदों में एक व्याप्त होता है और दूसरा व्यापक होता है। अतः व्याप्ति व्याप्य एवं व्यापक का स्वाभाविक संबंध है। जैसे धुएं एवं आग की व्याप्ति में धुआं व्याप्य, आग व्यापक, और जहां धुआं होगा वहां आग अवश्य होगी, यह ज्ञान हमको प्राप्त होता है। संसार में ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है जहां पर धुएं के साथ अग्नि ना हो, परंतु यह संभव है कि अग्नि तो है पर धुआं ना हो। जैसे आप गैस में, आप किचन में जाकर देखे होंगे कभी कि गैस चलाते हैं तो वहां आपको गैस में जो अग्नि दिखाई देती है उसमें धुआं नहीं दिखाई देता है। आपको चूल्हे या स्टोव में संभवतः दिखाई देता होगा, परंतु गैस में जब अपन जलाते हैं तो नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर धुएं का मतलब आप ताप से ले लीजिए। ताप, उसका ताप, उसकी जो गर्माहट है वो बहुत तीव्रतर है, जो कि अग्नि का परिचायक है। ऐसे व्याप्य, व्यापक एवं संबंध और नियत साहचर्य संबंध को ही हम व्याप्ति कहते हैं। अब अपन आते हैं कि व्याप्ति के प्रकार क्या है। व्याप्ति के दो प्रकार होते हैं, एक समव्याप्ति और एक विषम व्याप्ति। समय का भी आभास रखना बहुत अत्यावश्यक है, क्योंकि आप लोगों को प्रश्न हम चैट बॉक्स में देख लेते हैं। चैट बॉक्स में एक बार दिखाइए अगर कोई प्रश्न से संबंधित हो, उसके बाद अपन ये दूसरा शुरू करते हैं। चलिए अगर आगे हम आपको बताते जाते हैं। आपके जो प्रश्न हो आप चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा। व्याप्ति के दो प्रकार हैं, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति। जी, ये जो प्रश्न है इनके उत्तर हम आपको देते हैं। ये आपका व्याप्ति के जो प्रकार है, इससे अपन को काफी कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी।
व्याप्ति के दो प्रकारों में एक समव्याप्ति है और एक विषम व्याप्ति है। इनमें समव्याप्ति के अंतर्गत जब समान विस्तार वाले दो पदों में व्याप्ति संबंध होता है, अर्थात व्याप्त से व्यापक का अनुमान संभव हो तथा व्यापक से व्याप्य का अनुमान संभव हो, तो दोनों पदों में व्याप्ति समव्याप्ति कहलाती है। जैसे अभिधेय और प्रमेय। जो अभिधेय है वह प्रमेय है और जो प्रमेय है वह अभिधेय है। विषम व्याप्ति के अंतर्गत न्यूनाधिक विस्तार वाले दो पदों में, जो न्यूनाधिक विस्तार वाले जो पद है, जो दो वाक्य हैं, उन पदों में जब व्याप्ति का संबंध होता है उसे विषम व्याप्ति या असम व्याप्ति कहते हैं। जैसे धुएं एवं आग में, जहां धुआं है वहां आग है, यह सामान्य कथन है, सत्य है, परंतु जहां आग है वहां धुआं है, यह कथन सत्य नहीं है। अतः यदि व्याप्त एवं व्यापक न्यूनाधिक विस्तार वाले हों, व्याप्त से व्यापक का अनुमान किया जा सके परंतु व्यापक से व्यापक का अनुमान न किया जा सके, तो दोनों में ही व्याप्ति विषम व्याप्ति कहलाती है। व्याप्ति के विषय में सर्वव्यापी निर्णयों पर आगमनात्मक जो निष्कर्ष संबंध होते हैं, वो उसके आधार पर चार्वाक ने भी स्पष्ट किया है। चार्वाक दर्शन में यदि आपने पढ़ा होगा तो व्याप्ति अनुभव के दौरान हमारे मन में स्थापित हो जाने वाले साहचर्यों का फल है। जो पूर्व में ही हमने व्याप्ति दो वस्तुओं के मध्य में जो भी संबंध अनुभव किया है, उसके साहचर्य का जब हम प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष देखते हैं तो अनुमान के द्वारा व्याप्ति में अनुमान के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार व्याप्ति ग्रहण विशुद्ध मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें तार्किक अनिवार्यता का होना आवश्यक नहीं है। ये बहुत स्पष्ट तथ्य है कि इसमें तार्किक अनिवार्यता का होना आवश्यक नहीं है। इसमें बौद्ध दार्शनिक में अनुमान को ज्ञान का प्रमाण जरूर स्वीकार करते हैं तथा व्याप्ति को अनुमान का आधार मानते हैं। इसमें बौद्ध में न्याय में समानता हमें देखने को मिलती है। इसमें अब एक है जो व्याप्ति ग्रहोपाय होता है, यानी न्याय दर्शन में एक विशिष्ट पद्धति है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इसमें कि व्याप्ति को एक महत्वपूर्ण आधार दिया गया है। इसमें अन्वय विधि है, व्यतिरेक विधि है। अन्वय एवं व्यतिरेक की जो संयुक्त विधि है वो व्यभिचार ग्रह, उपाधि निराश तर्क या फिर सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। जैसा कि ये प्रश्न आया भी है, माननीय सर पांडे सर ने पूछा है, ये आप लोगों को स्पष्ट करने के लिए हमें निर्देशित किया गया है, ये हम आपको स्पष्ट करते हैं। अन्वय विधि न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति ज्ञान का मुख्य साधन अतीत में दो पदार्थों का बार बार एक साथ अनुभव किया जाना है, जिसका कभी भी व्यभिचार ना हो, यानी जो कभी भी अलग ना हो। जब रसोईघर आदि स्थानों में धुएं के साथ आग का प्रत्यक्ष बिना किसी, इसमें आग, ये जो धुआं है इसको आप ताप भी इसको लीजिएगा, ताप के आधार पर भी इसको ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि गैस सिलेंडर जो गैस होता है उसमें आपको धुआं दिखाई नहीं देता है। तो इसमें बिना किसी अपवाद के अनेक बार ऐसा होता देखा पाया गया है। तब हमारे मन में यह धारणा बन जाती है कि धुएं एवं आग में साहचर्य संबंध है, ताप एवं अग्नि में साहचर्य संबंध है। यह प्रक्रिया अन्वय विधि प्रक्रिया कहलाती है। अन्वय विधि प्रक्रिया कहलाती है। अब व्यतिरेक विधि पर हम आते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार व्याप्ति निश्चय के लिए अन्वय विधि के साथ व्यतिरेक विधि भी उपयोगी है। इसमें साध्य एवं हेतु का अभाव विषयक सहचर व्यतिरेक विधि कहलाती है, यानी साध्य एवं हेतु का अभाव भी इंगित होता है। जैसे इसमें अन्वय व्यतिरेक जो संयुक्त विधि है उसको भी एक बार अपन देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको इसमें उदाहरण के रूप में बताते हैं। न्याय दर्शन अन्वय एवं व्यतिरेक की संयुक्त विधि का उपयोग व्याप्ति ग्रहण में करता है। यह अन्वय विधि से धुएं के साथ आग के साहचर्य की प्रकल्पना पर पहुंचता है। जब आग के अभाव में, आग नहीं है उसके अभाव में भी धुएं का भी अभाव दिखाई देता है, आग के अभाव में धुएं का भी अभाव दिखाई देता है, तब अन्वय विधि से जिस प्रकल्पना की प्राप्ति होती है वह व्यतिरेक विधि से प्रमाणिक सिद्ध हो जाता है। यानी आप हेतु भी नहीं देख रहे हैं, आप साध्य भी नहीं देख रहे हैं, आप अन्वय व्यतिरेक विधि का उपयोग करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इस प्रकार के अनुमान का आधार अन्वय एवं व्यतिरेक दोनों व्याप्तियां हैं। इसमें हेतु के उपस्थित रहने पर साध्य भी उपस्थित रहता है और साध्य के अनुपस्थित रहने पर हेतु भी अनुपस्थित रहता है। जैसे जहां धुआं है वहां आग है,
पर्वत पर धुआं है, अतः पर्वत पर आग है। जहां आग नहीं है वहां धुआं नहीं है। पर्वत पर धुआं है, अतः पर्वत पर आग है। यानी हमको दो चीजें मालूम है। हमको ये मालूम है ऐसा होता है तभी ऐसा होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं हो सकता। तो जब हम किसी चीज को सकारात्मक रूप से, भावात्मक रूप से ग्रहण करते हैं कि कारण है अतः कार्य होगा, अगर यह कार्य दिखाई दे रहा है इसका कारण नहीं है अतः यह कार्य नहीं हुआ होगा, यह संभवतः इस कार्य का यह कारण नहीं हो सकता। इन दोनों का जब समावेशित रूप से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हम अन्वय व्यतिरेक विधि के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके बाद ये आपका अनुमान के दोष शुरू हो जाता है। तो संभवतः आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त करना चाहिए, और इससे संबंधित जो भी आप नोट्स भी अगर आप चाहते हैं प्राप्त करना तो माननीय वर्मा सर के माध्यम से हम आप तक पहुंचा सकते हैं। जितना अपन ने आज समझा इससे संबंधित यदि आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जी, आप अपने माइक भी ऑन कर सकते हैं और आप चाहें तो आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। इसमें यदि आप में से कोई भी अंग्रेजी माध्यम के भी हो, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, अगर वो लोग भी चाहेंगे तो उनको ये जो आज का व्याख्यान हमने दिया है इसको पूरा का पूरा व्याख्यान आपको इंग्लिश में सर के माध्यम से आप लिखित रूप में हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका फ्लो चार्ट और माइंड मैप भी आप इंग्लिश में ले सकते हैं। यस मैम। किसी प्रकार की समस्या हो रही हो तो माध्यम इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप जिस विषय में, इस संबंधित विषय को जिस माध्यम में चाहेंगे उस माध्यम में आपको माइंड मैप और फ्लो चार्ट उपलब्ध हो जाएंगे यदि आप चाहते हैं तो। जी, यदि आपके मस्तिष्क में अभी इस समय कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो इससे संबंधित प्रश्न यदि आप इस व्याख्यान को सुनने के पश्चात या समझने के पश्चात या इसको जब आप अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे उसके अंतर्गत अगर आपको कोई आशंका दिखाई देती है या आपको कुछ समझने की आवश्यकता लिखती प्रतीत होती है तो भी आप सर के माध्यम से ये प्रश्न हम तक पहुंचवा सकते हैं। तो इसका हम आपको स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी हम आपने इसकी मदद करेंगे क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने के माध्यम से ये जो ज्ञान का वृहत संसार है ये हम भी ग्रहण करेंगे, इसमें हमारा ही स्वार्थ है। ओके, थैंक यू मैम। जी, प्रणाम। यस मैम, अगर नोट्स मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा। अच्छा, आप कोमल अग्रवाल जी हैं, आपका नाम बता दीजिए कि कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा। हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है? यस मैम। आपका नाम? मांडवी? यस मैम, मांडवी वर्मा। हाँ जी, आप में से जिसको भी नोट चाहिए संभवतः हम सर तक पहुंचा सकते हैं या आप अपना ईमेल ग्रुप में दे देंगे तो उसमें भी हम आपको पहुंचवा सकते हैं। यस मैम, ठीक है मैम, मैं ईमेल सेंड कर दूंगी अपना। नोट्स से एक लाभ ये भी होगा कि हमने नोट्स में माइंड मैप को और फ्लो चार्ट को प्राथमिकता दी है, क्योंकि जैसे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं हमको स्वतः याद हो जाते हैं क्योंकि उनका एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग में रहता है। तो दर्शन शास्त्र जब हमारे लिए क्रिएटिव विजुअलाइजेशन बन जाएगा, माइंड मैप और फ्लो चार्ट के रूप में हमारे मस्तिष्क में आ जाएगा, तो इसके कितना भी बड़ा कलेवर क्यों ना हो ये हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें हम आपको करने का प्रयास करते हैं। यस मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, थैंक्स टू यू ऑल। थैंक्स। सादर प्रणाम सर को कि हमको ये सौभाग्य मिला। जी।